बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के अंदर ये सिखाया था कि मिसिंग वैल्यू सेल की किस तरह फाइंड की जाएगी, और उसकी अप्रोच नंबर 1 आपके सामने रखी थी कि आपको एनालाइज करना है सवाल में कि क्या आपके पास ओपनिंग रिसीवेबल्स और क्लोजिंग रिसीवेबल्स मौजूद हैं, और क्या आप रिसिट फ्रॉम कस्टमर्स आपको प्रोवाइड की गई है या आप कहीं से उसको फाइंड कर सकते हैं। तो फिर आप सेल्स के बैलेंस को अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट से बतौर मिसिंग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आपकी किताब का भी आगाज़ यहीं से होता है। पहली एग्जाम्पल अपनी किताब की आप देखें तो आप मुझे आंसर निकाल के देंगे अभी इस चीज़ का। जल्दी से, टाइम मत लीजिएगा, सोचिएगा मत, लिख के निकालें अपने पास रजिस्टर में, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू AB ट्रेडर्स। ओपनिंग रिसीवेबल्स कितने? 2,40,000। क्लोजिंग रिसीवेबल्स कितने? 2,80,000। चेक रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स कितना? 1,450,000। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स फॉर कैश सेल कितना? 5,60,000। ये तो कैश सेल है ना, कैश सेल का ताल्लुक तो नहीं है ना किससे? अकाउंट रिसीवेबल से नहीं है ना, यह है। अच्छा, इसकी एंट्री देखें, इसकी एंट्री क्या बनी होगी? कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। और इसकी एंट्री क्या बनी होगी? क्या क्या एंट्री बनी होगी? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। दिमाग खराब हो गया है, रिसिट फ्रॉम कस्टमर है। इसकी एंट्री बनी होगी बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। कितनी आसानी से अपनी बेसिक अकाउंटिंग को तबाह करने पे तुले हुए हो। चेक रिसीव फ्रॉम, ये क्रेडिट सेल्स की वैल्यू है, ये क्रेडिट कस्टमर से मिलने वाला। चलो शाबाश, जल्दी से टी अकाउंट बनाओ और सेल की वैल्यू निकाल के दिखाओ। शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम मत लीजिएगा, 2 मिनट के अंदर अंदर चाहिए आंसर मुझे। शाबाश, जल्दी। जल्दी। लेक्चर नहीं देखा ना पड़ा तुमने कल का? बस यही मसला है सबसे बड़ा। क्लास अटेंड नहीं करते हो, फिर लेक्चर ना लेकर अगली क्लास में को कंटिन्यू करोगे, फिर शक्ल देखते रहोगे तुम बैठे बैठे। जी, क्रेडिट सेल्स की वैल्यू आई किसी के पास? क्रेडिट सेल्स की वैल्यू आ गई, बताइए। 14,90,000। ये क्रेडिट सेल है। कैश सेल कितनी है? अब आप देखिएगा कमाल, यहां पर हेडिंग लगा रहा हूं मैं। क्या हेडिंग लगाई है मैंने? टोटल सेल्स। आप अगर दिमाग चलाएं तो आप इस तरह कर सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी है भाई। टोटल सेल्स, क्या? टोटल सेल्स, आवाज नहीं आ रही क्या? टोटल सेल। टोटल सेल के 2 हिस्से हैं सर। एक हिस्से का नाम क्या है? क्रेडिट सेल्स। एक हिस्से का नाम क्या है? क्रेडिट सेल्स। एक हिस्से का नाम क्या है? कैश सेल्स। बोर्ड पे देखिएगा, बोर्ड पे देखिएगा। ईयर एंड पर मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? कितना है? 2,80,000। रुपीज इन थाउजेंड में लिख रहा हूं मैं, रुपीज इन थाउजेंड में। अगर ड्यूरिंग द ईयर मुझे कैश अपने कस्टमर से या चेक्स अपने कस्टमर से ना मिले होते तो वो बैलेंस भी कहां होता? अकाउंट रिसीवेबल्स में। कितना? कितना? 1,450 रुपीज इन थाउजेंड में। क्लोजिंग बैलेंस में मैं ये पेमेंट प्लस करवा रहा हूं। इसका मतलब ये है कि इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान 1450 प्लस 280, टोटल कितना? टोटल कितना बेटा? चला लो, दिमाग में चला लो और कैलकुलेटर भी। इतना बैलेंस मेरे लिए क्या रहा है? अकाउंट रिसीवेबल रहा है। ईयर एंड पे कम क्यों दिख रहा है? क्योंकि पेमेंट आ गई है। अगर पेमेंट ना आई होती तो अकाउंट रिसीवेबल का आज क्लोजिंग बैलेंस कितना होता? 1750, 1730, 1730।
तो 1730 में कितना बैलेंस पुराना क्रिएट हुआ हुआ है? 240। इसका मतलब ये हुआ कि इस साल नया अकाउंट रिसीवेबल कितने से क्रिएट हुआ? 1490। क्यों क्रिएट हुआ? सेल्स होने की वजह से। और क्या इसके अलावा भी हमारे बिजनेस ने सेल्स की हैं? कितनी सेल्स की हैं? तो हमारी एसओसीआई में टोटल सेल्स कितनी जानी चाहिए? आवाज नहीं आई बेटा। 2050। इसमें से सेल्स रिटर्न और डिस्काउंट अलाउड क्या करेंगे? माइनस करेंगे। लेकिन फिल वक्त तो कुछ डेटा है नहीं, तो जाहिर सी बात है मैं पूछ रहा हूँ भाई टोटल सेल्स एसओसीआई में कितनी जानी चाहिए? इसमें ऐसा क्या है जो आप ना कर सके? आप स्टक हुए ना, इसका मतलब घर जाकर आपने जो पढ़ा था उसको रिटेन किया ही नहीं। अभी भी जो स्टेटमेंट जनरेटिव क्लास हुई है, बहुत से लोगों के हालात ये है कि पहली क्लास लिए बगैर सेकंड क्लास में बैठ जाते हैं, फिर ब्रेक के बाद क्लास हुई तो वो जो मूवमेंट है चेंज एक्टिविटी की वो याद नहीं आ रही है आप लोगों को। कमाल बात है। इस तरह आप पढ़ाई कर पाएंगे? इस तरह आप इस पेपर देंगे? इन हालात में आप पेपर देंगे कि आपको पढ़ा हुआ रिटेन नहीं, आप उसको रिटेन करने के लिए घर में रिवीजन नामी कोई चीज़ नहीं कर रहे, घर जाके आप पढ़ते ही नहीं है, पढ़ना भूल जाते। इस तरह आप करेंगे? बताइए, इस तरह ये एग्जाम पास होगा? कंफर्म अटेम्प्ट लगाने का शौक है आपको? जो पेपर थोड़ी मेहनत से पास हो सकता है उसको, उसके ऊपर आपको अटेम्प्ट लगानी ज़रूरी है, लगा लें फिर आप अटेम्प्ट, आपकी मर्जी है भाई। लेकिन अगर आप घर जाके थोड़ा भी पढ़ना नहीं चाहते तो ठीक है भाई, आपकी चॉइस है। अब एक और टेक्निक बता रहा हूँ आपको। मैंने जानबूझ के टी अकाउंट नहीं खोला। एक तो मैंने आपको ये बताना था कि भाई टी अकाउंट के बगैर भी दिमाग चले तो बहुत कुछ हो सकता है, ना चले तो फिर भाई मजबूरी का नाम टी अकाउंट है। अकाउंट रिसीवेबल एक होता है कॉन्सेप्ट, एक होती है टेक्निक। तो अब इसमें कॉन्सेप्ट भी है और टेक्निक भी है। कॉन्सेप्ट ये है कि अकाउंट रिसीवेबल का ताल्लुक सिर्फ कौन सी सेल से? क्रेडिट सेल्स। ये कॉन्सेप्ट है, इसको ख़राब नहीं करना। लेकिन टेक्निक ये है कि अगर मैं अकाउंट रिसीवेबल के अंदर कैश सेल की रिसिप्ट भी क्या कर दूं? शामिल कर दूं, तो मेरी क्रेडिट साइड ओवर स्टेट हो जाएगी। और क्रेडिट साइड ओवर स्टेट होने से मेरी डेबिट साइड भी ओवर स्टेट होगी उतने से जितने से कैश सेल है। तो मेरी क्रेडिट सेल और कैश सेल मिलकर वन वैल्यू के तौर पर निकल आएंगे। कहाँ से? अकाउंट रिसीवेबल्स। तो कॉन्सेप्ट तो ये है कि कैश सेल का अकाउंट रिसीवेबल से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन यहां पर टेक्निक ये है कि अगर मैं कैश सेल को भी इधर ही पुट कर दूं बतौर रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर्स, तो एक ही जगह से टोटल सेल निकल आएगी। चेक करके देखते हैं। तो भाई कॉन्सेप्ट अपनी जगह, टेक्निक अपनी जगह, इन दोनों बातों में गड़बड़ मत कीजिएगा पराए मेहरबान। पता लगा कि यहां देखकर आपने कैश सेल को भी कहां फेंकना शुरू कर दिया। ये टेक्निक है, सिंगल एंट्री टेक्निक है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने लिखा सर यहां पर बैलेंस बीडी। ओके जी, तो बैलेंस बीडी कितना? 240 रुपीज इन 1000, ठीक है जी। उसके बाद रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर्स की एंट्री बैंक के थ्रू है, तो डबल एंट्री सोचिएगा, बैंक डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। कितने से? 1450 से। ये जो एंट्री है कौन सी? कॉन्सेप्चुअली दिस एंट्री इज कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। लेकिन अगर मैं इस एंट्री को इधर डाल देता हूं तो क्रेडिट साइड ओवर स्टेट होगी। आपने तो अपना टी अकाउंट बना के देख लिया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैं आपको लास्ट क्लास में समझा चुका। लेकिन मैं टेक्निक आपको बता रहा हूँ, टेक्निक, कॉन्सेप्ट नहीं। कॉन्सेप्ट तो ये है कि कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। लेकिन अगर मैं इसको भी मान लूँ कि ये भी मैंने उधार पे ही बेचा था और ये मुझे उसके ही पैसे मिले हैं, तो एंट्री क्या बनी? कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो ऐसा करने से नुकसान कुछ नहीं,
आपको वन टाइम टोटल सेल्स कहाँ से मिल जाएगी? अकाउंट रिसीवेबल से। कैश डेबिट किया, सेल्स क्रेडिट किया, सॉरी अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट किया, कितने से? 560 से। अब यहाँ पुट कर दिया बैलेंस शीट 280। क्रेडिट साइड का सम करें 2290 और 2290 में से आप 240 क्या कर दें? माइनस कर दें 2050। अब इस टेक्निक की वजह से बेनिफिट ये हुआ कि वक्त अलग से ज़ाया नहीं हुआ और आपको टोटल सेल्स इंक्लूडिंग, हाँ एग्जामिनर को मेंशन कर दें, इंक्लूडिंग कैश, कि भाई हमें तो पता ही है कैश सेल है, हम कॉन्सेप्ट खराब नहीं कर रहे, हम टाइम बचा रहे हैं, हम टेक्निक यूज कर रहे हैं। ठीक है, 2050। ठीक है, ये आपका आंसर इस तरह यहां मिसिंग वैल्यू के तौर पे मिल जाएगा। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर के तौर पे हमने निकाला है, मतलब इसको ब्लॉक बनाने का मतलब क्या है कि ये अकाउंट की मिसिंग वैल्यू है, इसको मिसिंग वैल्यू के तौर पे हमने क्या किया है? फाइंड किया। ठीक है, आगे मूव करें, चलें आगे मूव करते हैं। एक और सवाल है, अब इसमें एक थोड़ी सी कहानी ऐड हुई है, वो है बैड डेट्स की। बैड डेट का ताल्लुक भी तो अकाउंट रिसीवेबल से। ठीक है, अब यहाँ पर दो अजम्पशन है, एक नॉर्मल है, एक थोड़ी सी एब नॉर्मल। ये अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड है, कितना? 2400। ये अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस एट द, ठीक है जी, ये कैश रिसीव्ड है 15। अब यहाँ पर मैं एक जुमला ऐड कर रहा हूँ जो कि आपकी किताब में नहीं है मेंशन, तो आप मेरी अजम्पशन से इसको सॉल्व करेंगे। बैड डेट्स रिटन ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, क्या इसका मतलब? अगर ये बैड डेट्स वो हैं जो ड्यूरिंग द ईयर राइट ऑफ हुई हैं, तो इसका मतलब ये जो बैलेंस सीडी है ये बैड डेट राइट ऑफ करने के बाद वाला है। कुछ समझे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू? नहीं, इससे आपकी सेल्स की वैल्यू पर फर्क पड़ेगा। अगर आप ये अजम्पशन चेंज करते हैं तो आपकी सेल्स की वैल्यू पर फर्क पड़ेगा। आइए समझते हैं कैसे। ठीक है, कौन सा अकाउंट ओपन किया मैंने? अरे बोलिए, अकाउंट। आप रेफरेंसिंग कर लें कि हम स्टडी टेक्स्ट के कौन से एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। शाबाश, बैलेंस बीडी कितना? 2400। इस बैलेंस में इजाफा होगा सेल्स की वजह से जो कि हमें मालूम नहीं है। फिर कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर की एंट्री, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, कितने से? 12,500 से। 12,500, तो शाबाश 12,500 से। उसके बाद बैड डेट की एंट्री, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, कितने से? 200 से। और अज्यूम दिस बैलेंस एज बैलेंस सीडी, दैट इज व्हाट? आफ्टर राइटिंग ऑफ बैड डेट, क्या? ठीक है जी, कितना आंसर आता है? कितना? सम कितना आया? अच्छा, ये सम बता रहे हैं 14,500। उसमें से आप 2400 क्या कर दें? माइनस कर 12,100। 12,100 आपकी क्या है? सेल्स। ठीक है जी, इसमें आपने कौन सी अजम्पशन से क्वेश्चन सॉल्व किया है? कि जो बैलेंस सीडी है वो बैड डेट राइट ऑफ करने के, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है बैड डेट्स रिटन ऑफ ड्यूरिंग द ईयर।
नॉर्मल अजम्पशन यही है इस बारे में, ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर? अब इसका अगला मरहला है, इसका अगला पार्ट है, उसको देखिए और सीखिए। टू बी रिटन ऑफ, राइट ऑफ होंगी या राइट ऑफ हो चुकी? हाँ, अब जरा इसको तसल्ली समझिएगा। वो मैंने क्या बोला, मैंने लगाया ना ड्यूरिंग द ईयर। रिटन ऑफ का मतलब राइट ऑफ हो चुकी हैं, तो बैलेंस सीडी राइट ऑफ करने के बाद है। सेम बैलेंस है ये, क्वेश्चन भी सेम है, 1800 ही रखा गया है। अब उसूली तौर पे एग्जामिनर को चाहिए था एग्जाम्पल में उसको 2000 कर देता भाई। अगर ये राइट ऑफ करने से पहले है तो इसे कितना होना चाहिए था? 2000। जब मैं 2000 में से 200 क्या करता, ताकि वो एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल आपस में कंसिस्टेंट हो जाती है। यस और नो सोचो, और बच्चे को बात भी समझ में आती। हाँ, अगर मैं यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू क्या रखता हूँ 2000 बैलेंस शीट, तो मेरी सेल के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? 200 इस 2000 में वो हैं जो बैड डेट हैं, 1800 वो हैं जो बैलेंस शीट ही हैं, तो टोटल बैलेंस पे कोई फर्क, टोटल सम पे कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? लेकिन जब मैं अकाउंट रिसीवेबल के बैलेंस शीट को 1800 अज्यूम कर रहा हूं और उसमें 200 अज्यूम कर रहा हूं कितना बैड डेट, तो फिर बैड डेट के बाद बैलेंस शीट कितना बचा 1600। तो अब टोटल में 2000 काउंट हुआ या 1600 काउंट हुआ? तो अब मेरे सेल्स के बैलेंस में क्या आएगी? 200 की कमी आएगी। कुछ समझे पॉइंट या नहीं? तो अब मसला ये है कि किताब ने तो 1800 दिया है ना, तो मैं मजबूरन 1800 सॉल्व करता हूँ। लेकिन अगर मैं इस एग्जाम्पल को बना रहा होता तो मैं इस एग्जाम्पल में 1800 के बजाय क्या लिखता, ताकि बच्चा समझ सके हाँ पिछली वाली एग्जाम्पल में 1800 था, वो 200 राइट ऑफ करने के, तो 200 राइट ऑफ करने से पहले वाला बैलेंस क्या होना चाहिए? 2000 होना चाहिए। अब 2000 से भी मैं आपको आंसर निकाल के दिखाऊंगा। आइए मैं 2000 से पहले आपको आंसर निकाल के दिखाता हूँ। कहाँ पर? यहाँ पर। क्योंकि पिछली वाली एग्जाम्पल में अगर मैं राइट ऑफ ना करूं बैड डेट, तो मेरे पास बैलेंस कितना होना चाहिए? होश में है ना हम या बेहोश हैं? बेसिक अकाउंटिंग जिंदा चाहिए, जिंदा। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग बहुत जिंदा चाहिए इसके अंदर। ये आपके सामने मैं अकाउंट रिसीवेबल बना रहा हूं। अब मैं यहां पर बैलेंस बीडी, और बात बताता हूँ, ये मैं अब इधर डिस्कशन कर रहा हूँ, फिर जब बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व होंगे उसमें डिस्कशन नहीं होगा, क्योंकि समझा चुका मैं आपको छोटी एग्जांपल्स के अंदर। तो अभी बराए मेहरबानी देख लीजिएगा इसको। बैलेंस बीडी कितना? 2400। इस बैलेंस में होने वाला इजाफा कितना, वो तो मिसिंग वैल्यू के तौर पे फाइंड करना है। सर कस्टमर से कैश कितना कलेक्ट हुआ? जागिएगा 12000। बैड डेट राइट ऑफ अज्यूम नहीं कर रहा अभी मैं, तो अगर बैड डेट राइट ऑफ ना हुई होती तो बैलेंस क्या होता? 2000 होता, 1800 होता। अगर ये बैड डेट का इफेक्ट ना होता तो ये 1800 होता, 2000 होता। जागिएगा, यहां लिखता हूं 2000 आपको समझाने के लिए। सेल पर 1 रुपए का फर्क नहीं आएगा। चेक द मिसिंग वैल्यू, चेक द मिसिंग वैल्यू। आवाज ही नहीं आ रही बेटा। चेक द मिसिंग वैल्यू 12100। क्यों सर? बैलेंस देखो, इस 12500 में हमने 200 भी सम किया था। हम इस तरह बोलते हैं कि 200 भी अकाउंट रिसीवेबल होते अगर राइट ऑफ ना हुए होते। 1800 तो अकाउंट रिसीवेबल हैं क्योंकि अब तक रिसीव नहीं हुए, और 12500 वो हैं जो हमें मिल चुके हैं। तो साल भर में हमारा अकाउंट रिसीवेबल कितना रहा? तो यहां भी वही बात है, 12500 वो हैं जो रिसीव हो चुके हैं, 2000 वो हैं जो अब तक रिसीव नहीं हुए। तो साल भर में हमारा अकाउंट रिसीवेबल कितना रहा? 14500। उसमें से पुराना अकाउंट रिसीवेबल कितना है? तो नया अकाउंट रिसीवेबल इस साल कितने से क्रिएट हुआ? 12100 से। हाँ, अब एक काम करते हैं, ये 2000 राइट ऑफ करने से पहले है बाद में? तो इसको हम एडजस्टमेंट पर्पस के लिए बैलेंस बीडी कर देंगे। आवाज नहीं आई? कितने से? इस पर बेड डेट की डबल एंट्री बना देंगे। कितने से? 200 से। शाबाश, बनाओ जरा वो डबल एंट्री।
बैड डेट डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कितने से? 200 से। क्रॉस रेफरेंस किसका आया? बैड डेट का। और अब बैलेंस शीट जो कि एडजस्टमेंट के बाद है वो कितना बचा? 1800। कुछ समझे मेरी बात या नहीं? अब इस बात को मैं ऐसे भी डिस्प्ले कर सकता था, कैसे? 2000 मेरा बैड डेट राइट ऑफ करने से पहले का बैलेंस, उसमें से मैंने 200 तो राइट ऑफ कर दिए बैड डेट के, तो अब बचा कितना? तो जब मैं यहाँ 1800 दिखा रहा हूं तो ऊपर मैं 200 का बैड डेट दिखा रहा हूं। सम होते हुए ये पूरा कितना काउंट हो रहा है? 2000 ही काउंट हो रहा है। जब 2000 ही सम काउंट हो रहा है तो मेरी सेल के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन दूसरे सवाल में प्रॉब्लम क्या है? सेकंड अजम्पशन में सर प्रॉब्लम ये है कि अगर ये 1800 बैड डेट राइट ऑफ करने से, तो फिर इसमें तो बैड डेट राइट ऑफ कर दे तो बैलेंस कितना बचा? 1600। तो 1600 और 200, अब सम करते वक्त 2000 काउंट होगा या काउंट नहीं होगा? नहीं होगा, 200 कम काउंट होगा। तो अब सेल के आंसर में क्या आएगा? फर्क आएगा। जितने से क्रेडिट साइड शॉर्ट होगी उतने से डेबिट साइड शॉर्ट होगी। कुछ समझे मेरी बात या नहीं? अब देखो, इसको मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको। अकाउंट रिसीवेबल, हाँ जी बोलो। बैलेंस बीडी कितना? 2400। बैलेंस बीडी कितना? 2400। सेल्स की वजह से अकाउंट रिसीवेबल में होने वाला इजाफा मालूम नहीं है। रिसिट फ्रॉम कस्टमर्स की वजह से आने वाली कमी मालूम है, कितने से? अच्छा, ये बैलेंस बैड डेट राइट ऑफ करने से पहले का है ना, बात का तो नहीं है। तो या तो इसको बैलेंस सीडी के तौर पे एज पुट कर दूं, सेल निकाल लूं, फिर बीडी करूं और एडजस्ट कर दूं। यस और नो? बोले भाई, बोले बोले बोले। या तो इसको एज पुट कर दूंगा, बतौर पुट कर दूं बैलेंस सीडी, नहीं पुट करूं, बैड डेट राइट ऑफ करूंगा तो बैलेंस में क्या आएगी? हाँ बस ये अगर तमीज तो फिर मसला ही नहीं है। बैड डेट डेबिट कितने से? 200 से। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कितने से? तो फिर अब ये बैलेंस 1800 नहीं है, 16। तो फिर मुझे बैलेंस सीडी यहाँ पुट करना है ऐसे, 1800 में से बैड डेट कंसीडर कर ली, तो अब ये बैलेंस सीडी 1600 होना चाहिए। लेकिन सम करते वक्त ये कितना गिना जाएगा? 1800 ही गिना जाएगा। कैसे? 1600 प्लस 200 1800 प्लस 12500 माइनस 2400। पहले सेल कितनी आ रही थी? 12100। अब सेल 200 से क्या आ रही है? कम आ रही है, 11900। अगर इस सवाल में हमें बैलेंस सीडी 2000 दिया गया होता ना, अगर ये पिछले सवाल की कंटिन्यूएशन थी, तो फिर हमारे पिछले आंसर और इस आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो समझे हैं बात या नहीं? अब इस सवाल को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पर डायरेक्ट क्या पुट करें? 1800 बैड डेट के बगैर, तो भी सेल कितनी आएगी? 11900 आएगी। और फिर 1800 को बीडी करें, बैड डेट की एडजस्टमेंट की डबल एंट्री बनाए और बैलेंस शीट को कन्वर्ट करने के इसमें 1600, जैसे मैंने यहां करके दिखाया ना, या नहीं करके दिखाया? बताएं कि मैंने बैलेंस सीडी बिफोर राइटिंग ऑफ बैड डेट एज इट इज पुट कर दिया, सेल फाइंड कर ली, फिर इसको बीडी किया, एडजस्ट करके सीडी बना दी। मुश्किल बात कोई? पक्का? चले, आ गया यहां तक समझ? चलें जी आगे बढ़ते हैं। क्या सीख रहे हैं हम? सेल्स कैलकुलेट करने की अप्रोच नंबर 1। अभी तक तो हम अप्रोच नंबर 1 पे ही हैं। अप्रोच नंबर 1 क्या थी? कि अगर ओपनिंग और क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल मौजूद है, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल मौजूद है और रिसिट फ्रॉम कस्टमर या तो गिवन दी गई है या कहीं से फाइंड की, तो फिर सेल का बैलेंस, क्रेडिट सेल का बैलेंस कहां से मिल जाएगा? अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट से। ये अप्रोच नंबर 1 थी। अब आ रहे हैं हम कहां पर? अप्रोच नंबर 2।
अप्रोच नंबर 2 का पहचान ये होगा कि आपको पास अप्रोच नंबर 1 का ऑप्शन शायद हो भी और ना भी हो, क्योंकि वहाँ एग्जामिनर रट्टों को तो कंफ्यूज करता ही है ना। ये तो आई कैप का बहुत बड़ा गेम है, लेकिन मैं सिंपल अभी आपको बता रहा हूँ कि मान लें कि अप्रोच नंबर 1 एप्लीकेबल नहीं है, तो अप्रोच नंबर 2 पे मूव करके आपको सवाल रीड ही इसी पैटर्न पे करना है जिस पैटर्न में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वरना ये सवाल काबू में आने वाले नहीं है। पहले बता रहा हूँ मैं आपको, बड़े बड़े आए और चले गए। ये सवाल को काबू करने का तरीका जो बता रहा हूँ यही है, इसलिए बोल रहा हूँ सीख लो तमीज से इसको। अब यहाँ शुरू होगी हमारी अप्रोच नंबर, किसकी अप्रोच नंबर 2? सेल्स की। When markup or margin is given, when markup और अलर्ट हो जाना अगर सवाल में क्या आ जाए, मार्कअप या मार्जिन। अलर्ट, अलर्ट, फौरन से अलर्ट कि ये भी मसला हो गया, कोई खतरनाक काम होने जा रहा है। when मार्कअप और, हाँ, ऑलवेज चेक फॉर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जैसे ही मार्कअप और मार्जिन देख लो इस इंफॉर्मेशन को चेक करना। नंबर 1, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस भी और इन्वेंट्री का मौजूद है या नहीं है। परचेजेस गिवन और कैन बी कैलकुलेटेड। या तो परचेज आपको दी हुई हैं या वो भी कैलकुलेट की जा सकती हैं। जिस तरह आपने सोचिएगा, थोड़ा दिमाग चलाइएगा, सेल्स का ताल्लुक कौन से अकाउंट से जोड़ा आपने, तो ऐसे ही परचेज का ताल्लुक आपको अकाउंट पेएबल से जोड़ लेना है। यस और नो? ठीक है। If COGS is, ये एक मैं इसको थर्ड पॉइंट नहीं बनाता, इसको मैं कंक्लूसिव रिमार्क बनाता हूँ, इस पॉइंट को बस ध्यान में रखना। इफ COGS is या कैन, COGS can be calculated without using markup or margin, then it will be used to convert COGS into sales। ठीक है जी। यानी अगर मार्कअप और मार्जिन मौजूद है और COGS किसी और रास्ते से आपको मिल जाती है, COGS निकालने का रास्ता, दूसरा रास्ता कौन सा सर? ओपनिंग स्टॉक, एड, अरे एड
परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो सीओजीएस आ गई। अगर सीओजीएस आपको बगैर मार्कअप और मार्जिन इस्तेमाल करके मिल जाती है तो फिर आप मार्कअप और मार्जिन को इस्तेमाल करें और क्या फाइंड करें, क्या फाइंड करें, सेल्स फाइंड कर लें। और याद रखिएगा वो सीओजीएस टोटल होगी तो सेल भी क्या होगी, टोटल होगी। और सीओजीएस के जरिए आने वाली सेल हमेशा नेट सेल्स होती है। क्या होती है, हाँ नेट सेल। फिर उसमें से कोई सेल रिटर्न वगैरह अलग से माइनस नहीं होगा, ख्याल रखिएगा। डिस्काउंट लाउड अगर अलग से दिया हो तो अलग बात है, वो आपको बाद में माइनस करना पड़ जाए, लेकिन कम से कम इतना तो मानना पड़ेगा कि सीओजीएस के जरिए सेल्स निकलेगी, मार्कअप और मार्जिन अप्लाई करके वो नेट सेल्स होगी। तो ये पॉइंट भी अपने पास लिख लें। सेल्स ऑब्टेन्ड from this method is always net total sales। क्या क्या मतलब, दो बातें बोल दी। दैट इज net of sales return, that is net of sales return, that is net of sales return, but including cash sales, इंक्लूडिंग, इसमें कैश सेल भी क्या होगी, शामिल होगी। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस छोटे छोटे सवाल देख लें, कर लें। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल नंबर 1 इसकी, दो 2025 इन्वेंट्री हजार 800 अकाउंट रिसीवेबल 1000 1500, नहीं 1500 नहीं लिख रहा मैं, क्वेश्चन मार्क, मतलब अकाउंट रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। ये मैं अप्रोच नंबर 1 को फेल होता हुआ दिखा रहा हूं। अप्रोच नंबर 1 के मुताबिक ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, सेल आने का वो रास्ता अब हमें बंद होता हुआ नजर आ रहा है भाई। अच्छा ओके, उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन, purchases rupees 4,200,000 were made during the year. Goods are sold at 20% margin. Goods are sold at 20% margin.
receipt from customers rupees 4,500,000 required number 1 sales, number 2 closing balance of account receivable. कर सकते हैं आप इस सवाल को? सर बहुत आसान है, मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे जवाब दीजिएगा। बताएं ओपनिंग स्टॉक कितना? कैलकुलेटर पे टाइप करते जाएं, आपने अकाउंटिंग को कैलकुलेटर पे बताएं ओपनिंग स्टॉक कितना? आवाज नहीं आ रही? 800। बताएं परचेजेस कितनी हैं? परचेजेस कितनी? 4,200। तो ओपनिंग स्टॉक में परचेज क्या करेंगे? ऐड। अच्छा भाई ऐड करते हैं क्या? है भाई सही। ओपनिंग स्टॉक कितना? 800। परचेजेस कितनी? सम कितना हुआ? सम कितना हुआ? सम कितना हुआ? 5,000 का मतलब क्या? 5,000 का मतलब 5,000 है ना? 5,000 का मतलब ये है सर, इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान 800 की गुड्स वो थी बिकने के लिए जो लास्ट ईयर की बची हुई थी, और 4,200 की गुड्स मजीद। तो टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितनी थी? उसमें से कितनी स्टिल अनसोल्ड है? तो कितनी सोल्ड अज्यूम करें? तो फिर 4,000 को क्या कहें? ये आपकी अकाउंटिंग यहां खड़ी है कि आपको ये भी निकालना नहीं आ रहा इस वक्त। 4,000 क्या है? COGS है, और COGS कॉस्ट है ना? नहीं, COGS नहीं है। मैं बता रहा हूं कि आपकी अकाउंटिंग कहां खड़ी है, आपको COGS भी नजर नहीं आ रही इस वक्त। ये माशाल्लाह सारे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के चैंपियन बैठे हुए हैं यहाँ पर। COGS नजर नहीं आ रही। हालत देखो यार अपनी। COGS कितनी आई? अच्छा, उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है बेचते वक्त? मार्जिन का मतलब परसेंटेज ऑन कॉस्ट या सेल्स? लिखा हुआ है सेल्स ही लिखा हुआ है। तो अगर सेल्स आपकी 100 रुपए की है, उसमें 20% आपका क्या है? प्रॉफिट है। तो 80% क्या है? तो COGS को मैं कितने परसेंट के बराबर मानूं? तो 4,000 को डिवाइड बाय 0.8 कर दे। हाँ, 5,000 क्या हो गई आपकी? सेल। सारी की सारी सेल मान लें क्रेडिट सेल है। आवाज नहीं आई? तो इसका मतलब सेल आपको मिल गई अब कहां से? अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट से, या मार्कअप या मार्जिन के जरिए? आवाज ही नहीं आई। मार्कअप या? तो अब एंट्री बनाएं अकाउंट रिसीवेबल, बनाएं एंट्री, बनाएं दिमाग में बनाएं। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। इससे अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस 1000 से बढ़ेगा। 1000 में मजीद कितना इजाफा होगा? 5,000 का। तो अकाउंट रिसीवेबल का टोटल बैलेंस CD 6,000 होना चाहिए, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर कितना पैसा मिल गया? तो फिर कितना बच गया? 1500। 1500 इज द बैलेंस शीट। नहीं होता सॉल्व? नहीं होता सॉल्व सर? कुछ नहीं होता सॉल्व सर। आइए सर इसको सॉल्व कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप। मेरी बेहोशी सर, मेरा बेसिक अकाउंटिंग से लापरवाह होना, मेरा उस जमाने में सवालात को प्रैक्टिस ना करना, फिर भी मेरा पेपर पास हो जाना। ठीक है जी बेटा, ये इस पेपर के अंदर कोई चीज अगर आपको ले डूबेगी ना, वो आपकी बेसिक अकाउंटिंग। जाग जाओ इससे पहले। ये टॉपिक बहुत अच्छा वापस आ गया है। ठीक है, ठीक है जी। ये कौन सा अकाउंट? कौन सा अकाउंट? अब एक जुमला सुन लो, ये भी टेक्निक है, कॉन्सेप्ट नहीं है। आवाज नहीं आई? क्या कह रहा हूं? जुमला सुन लो, ये भी एक टेक्निक है, कॉन्सेप्ट नहीं है। बिजनेस कोई सा भी सिस्टम फॉलो करे, पीरियोडिक या
लेकिन सिंगल एंट्री की टेक्निक ये है कि आप अज्यूम करें परपीचुअल, ताकि आपको मिसिंग वैल्यूज फाइंड करने में क्या हो, आसानी। मैं फिर बोल रहा हूं, ये भी टेक्निक है, कॉन्सेप्ट नहीं है। टेक्निक बता रहा हूं मैं आपको पेपर सॉल्व करने की, यानी सिंगल एंट्री का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त टेक्निक ये है कि आप अज्यूम करें सिस्टम कौन सा है, चाहे एक्चुअली हो या ना हो, हमें तो मिसिंग वैल्यूज फाइंड करनी है भाई, उसके रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं है, तुम बोलो नहीं नहीं सर सिस्टम तो पीरियोडिक है ना, सर पेपर में लिखा हुआ है सिस्टम पीरियोडिक है, तो यार मैं क्या करूं, सिस्टम पीरियोडिक है, मुझे तो मिसिंग वैल्यूज फाइंड करनी है, उसके रिकॉर्ड पूरे नहीं है, तुम उसकी सिस्टम पीरियोडिक करवा रहे हो, उसका मिसिंग वैल्यूज फाइंड करो भाई। तो कॉन्सेप्ट अपनी जगह, टेक्निक अपनी जगह, ठीक है जी। अब बताएं इन्वेंट्री का बैलेंस बीडी कितना लिखूं, 800। इस बैलेंस बीडी में गुड्स खरीदने की वजह से कितना इजाफा होगा, 4200। अब एंट्री बनाओ परपीचुअल सिस्टम, वो भी नहीं बनेगी। इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट 4200 से, और कैश या अकाउंट पेएबल, अकाउंट नॉर्मली तो अकाउंट पेएबल क्रेडिट कितने से, 4000। आवाज नहीं आई बेटा, अच्छा। इसका मतलब ये हुआ कि 800 की इन्वेंट्री ओपनिंग थी, 4200 की इन्वेंट्री मजीद अकाउंट में डेबिट हुई। अब इस अकाउंट का बैलेंस सीडी मालूम है तो रख दो ना बैलेंस सीडी, क्या मसला है, कितने से रखा, तो इसका मतलब सर इस अकाउंट का टोटल बैलेंस कितना, 5000। तो इस 5000 में से 1000 हमें क्या दिख रहा है, सोल्ड या अनसोल्ड, तो फिर इसका 4000 को क्या मानना चाहिए, उसको यहां मान लो क्या, COGS, कितने से, 4000 से। अब मिसिंग वैल्यू फाइंड की COGS की, क्या बनाओ, डबल एंट्री। डबल एंट्री शाबाश, डबल एंट्री क्या है, इन्वेंट्री का अकाउंट और ये वाला अकाउंट डेबिट। अब COGS मिल गई, इसका मतलब मार्कअप या मार्जिन COGS में तो इस्तेमाल नहीं हुआ ना, अब COGS को कन्वर्ट करेगा किस में, सेल्स में कन्वर्ट कर दे। तो अब आप निकालें सेल्स, सेल्स किसके थ्रू, COGS का वैल्यू, ये खुद टोटल सेल के कितने परसेंट के बराबर है, 80%, डिवाइड बाय 0.8 क्या आंसर क्या आया, 5000 क्या है टोटल सेल्स। लेकिन इसमें से अगर कोई कैश सेल है तो क्या कर लें, माइनस कर लें, ताकि अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट में क्या पुट कर सकें, क्रेडिट सेल। और अगर टोटल सेल अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट में पुट कर रहे हैं तो फिर कैश को भी उस तरफ रिसिट फ्रॉम कस्टमर का पार्ट बनाना क्या होगा, जरूरी होगा। गलती मत कीजिएगा, आज ही सिखाया है मैंने आपको सारे पॉइंट्स, ठीक है ना। ये मैं इस वक्त मैं फिल वक्त अज्यूम कर रहा हूं कि ये टोटल सेल ही मेरी क्रेडिट सेल। अब मैं क्या बना रहा हूं, अकाउंट रिसीवेबल। क्या मैं अब इस सवाल में अकाउंट रिसीवेबल इसलिए बना रहा हूं कि मुझे सेल मिल जाए, या अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस सीडी मिल जाए, अकाउंट रिसीवेबल। बताइए, बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी 1000, इस अकाउंट में सेल्स की वजह से होने वाला इजाफा, माशाल्लाह। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कितने से, 5000 से। इस अकाउंट में रिसिट फ्रॉम कस्टमर्स के की वजह से आने वाली कमी, कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कितने से, 4500 से। अब इस अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस सीडी कितना है, अगर इसमें कोई बेड डेट हो तो राइट ऑफ कर दें, 1500 और कम हो जाएगा, आवाज़ ही नहीं आई। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यही आपका अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस सीडी है। क्वेश्चन कहता है इस पर प्रोविजन बनाए, तो प्रोविजन बना दीजिएगा, सब कुछ आ रहा है, बेड डेट से लेकर आए कि आपने बोला बेटा छोड़ूंगा नहीं मैं,
अगर तुमने पीआरसी के अंदर कोई नेट में वो हिस्सा देखकर तुम निकल गए, है ना, जगह निकल गए तुम, गुंजाइश बना ली तुमने पास होने की जुगाड़ करके कोई भी, ठीक है ना, अब यहाँ लगाऊंगा मैं फिल्टर, ठीक है ना। इतने बुरे फंसने वाले हैं वो जो पीआरसी के रट्टे लगाने वाले हैं ना, वो इस टॉपिक में आकर उनका आपको अंदाजा नहीं है उस चीज़ का, ठीक है ना। दो चार तो इधर भी बैठे हुए, बोला सर ज़्यादा ही होंगे। चले, मुझे बोल रहे हैं तुम्हें नहीं बोल रहे, यार ये क्या मतलब, ऐसे हर बंदा सोच रहा है मुझे तो नहीं बोल रहे। चलें जी आगे बढ़ते, अगला सवाल। मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं उनको बोल रहा हूँ जो उस तरफ, कैमरे के उस तरफ, जो ज़्यादातर ऑनलाइन क्लास लेते हैं। वो तो चैंपियन, सबसे बड़े चैंपियन है ना वो। एग्जाम्पल नंबर 2, इसी की एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, चलें आगे, इसी की एग्जाम्पल नंबर 2। इन्वेंट्री 800, सब कुछ वही रख रहा हूं ताकि आप जागते रहें। 1000, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल 1000, क्लोजिंग इज नॉट गिवन, अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल, क्या, अकाउंट पेएबल, ठीक है जी। अकाउंट पेएबल जी, अकाउंट पेएबल, ठीक है, अकाउंट पेएबल। अब अदर इंफॉर्मेशन, जो सीख रहा होगा ना वो अपनी अकाउंटिंग को यहाँ से आगे बढ़ाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब मैं सेल के साथ आपको परचेज निकालना भी खुद ब खुद सिखा ही रहा हूँ, अगर आप ऑब्जर्व कर जाएं तो। पेमेंट फॉर परचेजेस, इसको 700 ही कर दीजिएगा। पेमेंट फॉर परचेजेस, ₹4 मिलियन। मैं चाह रहा हूँ वही रिजल्ट निकले लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा उसके तरफ जाए। पेमेंट फॉर परचेज ₹4 मिलियन, ठीक है। और क्या था, मार्क चेंज करूँ, प्रॉफिट परसेंटेज, गुड्स आर सोल्ड एट 25% मार्कअप ऑन कॉस्ट। ये जो सेम बोल रहा है ये बड़ी बात है ना भाई, ये तो चाह रहा हूँ कि सेम नजर आए हैं। नंबर 3, रिसिट फ्रॉम कस्टमर ₹4 मिलियन,
500,000. Required. Number 1, purchases. Number 2, COGS. Number 3, sales. Number 4, account receivable. चलें जी, ट्राई करें. मार्कअप ऑन कॉस्ट है, मार्कअप ही हुआ ना. मार्कअप ऑन कॉस्ट का मतलब मार्कअप ही हुआ, मार्कअप तो होता ही ऑन कॉस्ट है. ये कौन बोल रहा है मार्कअप ऑन कॉस्ट मार्जिन होता है? मार्कअप ऑन कॉस्ट मार्कअप ही, अगर मैं कॉस्ट ना भी लिखूं तो भी मार्कअप ही. मार्कअप तो बाय डिफॉल्ट है ही किसका? परसेंटेज कॉस्ट का. ठीक है. अब आप जो COGS निकलेगी उसको मानेंगे आप 100 और उसको सेल बनाने के लिए लाएंगे 125 पर. देखिए अब इसमें स्टेप क्या है. पहला, अकाउंट पेएबल के अकाउंट को ओपन कीजिए और वहां से परचेज को बतौर मिसिंग वैल्यू फाइंड कीजिए. फिर उसको ले जाइए इन्वेंट्री के अकाउंट में. इसमें पहला स्टेप है फाइंड परचेजेस. तरतीब बनाइए आपके लिए. परचेजेस फाइंड कीजिए. फाइंड परचेजेस एज अ मिसिंग वैल्यू फ्रॉम अकाउंट पेएबल. टी अकाउंट खोलें, अकाउंट पेएबल का. अकाउंट पेएबल का टी अकाउंट खोलें. अकाउंट पेएबल बैलेंस BD बताइए कौन सी साइड पर आएगा. हाँ ये भी बताना पड़ेगा. बहुत लोग डेबिट साइड पर अकाउंट खोल के बैठे हैं. अकाउंट पेएबल. अकाउंट पेएबल की लाइबिलिटी ड्यूरिंग द ईयर इंक्रीज कैसे होती है? गुड्स खरीदने की वजह से. डबल एंट्री. सिस्टम अगर पीरियोडिक तो परचेज का अकाउंट डेबिट, अकाउंट पेएबल क्रेडिट. और सिस्टम अगर तो इन्वेंट्री. मैंने कहा आप टेक्निकली यहाँ पर क्या अज्यूम कर लें, सिस्टम कौन सा अज्यूम कर लें, चाहे हो या ना हो आपको आसानी होगी. अगला अकाउंट कौन सा ओपन किया मैंने? इन्वेंट्री का बैलेंस BD बताइए. अरे बोलिए बोलिए सब लोग. 800. अब तवज्जो दरकार है सीखने का. देखो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को कंप्लीट करने का रास्ता ये ना कि डबल एंट्री पढ़ते जाओ. जितने से इस साल में इन्वेंट्री खरीद रहा हूं उतने से मुझ पर उस इन्वेंट्री की पेमेंट क्या बन रही है? लायबिलिटी. यस और नो? तो इसका मतलब सर यहां क्रॉस रेफरेंस आया किसका? अकाउंट पेएबल का. और वहां क्रॉस रेफरेंस आया सर किसका? इन्वेंट्री का या परचेजेस का. एंट्री क्या बनी? इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, अकाउंट पेएबल क्रेडिट. कितने से? पता नहीं सर, पता नहीं. कहाँ पता? पता है? हाँ अब आप गलती कर गए, धोखा खा गए. पेमेंट फॉर परचेजेस डज नॉट मीन पेमेंट परचेज गुड्स. नो, पेमेंट फॉर परचेज मीन्स पेमेंट टू सप्लायर. यही वो डिसेप्शन है जो एग्जामिनर अल्फाजों में घुमाएगा. जब भी पेपर में क्या लिखा हुआ है और अकाउंट पेएबल का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हो तो ये पेमेंट टू सप्लायर मानी जाएगी. ये कैश परचेज थोड़ी है भाई. ये पेमेंट फॉर परचेज हो रही है, मतलब आज नहीं तो कल पैसा दे रहे हैं ना हम उसको. तो ये पेमेंट टू सप्लायर है. बस ये धोखा है सबसे बड़ा. तो 4000 से हमने इन्वेंट्री नहीं पाई की. इसकी एंट्री क्या है? कैश या बैंक. हमेशा पेमेंट टू सप्लायर अज्यूम करेंगे बैंक से जब तक के क्वेश्चन आपको अदरवाइज गाइड ना करे. बैंक, पैसे जा रहे हैं दोस्त, बैंक अकाउंट. इसको मैंने यहां लिखा. लिख दिया? आवाज नहीं आई यार.
तो इसका मतलब इस पेमेंट की वजह से मैंने साल भर में कितनी लाइबिलिटी सेटल की, और वो सेटलमेंट करने के बाद क्या कोई लाइबिलिटी स्टिल मुझ पे बाकी है? आवाज नहीं है यार, स्टिल बाकी है। इसका मतलब 4,000 भी लाइबिलिटी थे अगर पे ना हुए होते। आवाज नहीं आ रही। और 700 तो लाइबिलिटी हैं जो कि अब तक पे नहीं हुए। 4,000 भी लाइबिलिटी होते अगर पे ना होते, और 700 तो लाइबिलिटी हैं जो कि अब तक पे नहीं हुए। तो ड्यूरिंग द ईयर मुझ पे लाइबिलिटी कितनी रही? 4,700। उसमें से कितनी लाइबिलिटी इस साल की परचेज नहीं है बल्कि लास्ट ईयर की परचेज है। तो इसका मतलब मुझ पे इस अकाउंटिंग पीरियड के दरमियान नई लाइबिलिटी कितने से क्रिएट हुई? तो उसकी एंट्री, वो लाइबिलिटी क्यों क्रिएट हुई? इन्वेंट्री खरीदने की वजह से। इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट किया 4,200 से, अकाउंट पेएबल क्रेडिट कर दिया 4,200। ये नेमत से कम नहीं है टॉपिक। ये आपकी जिंदगी, कैश फ्लो की जिंदगी, जितने पिछले सेशन में 3 साल गुजरे हैं और 6 सेशन गुजरे हैं, इन 6 के 6 सेशन में जो बच्चा बैठता है उनको कैश फ्लो बनाना नहीं आता। ये कैश फ्लो की जिंदगी भी आसान करेगा ये टॉपिक, ये चल पड़ा तो। बहरहाल अब मैं यहां पर आता हूं, यानी इसका मतलब मैंने इन्वेंट्री कितने से बाय की ड्यूरिंग द ईयर, वो मैंने मालूम कर लिया अकाउंट पेएबल के अकाउंट से। यस और नो बताइए। जितने से इन्वेंट्री बाय की वो इन्वेंट्री अकाउंट में क्या कर दी? डेबिट कर दी। तो 800 की इन्वेंट्री मेरे पास वो थी जो पिछले साल की बची हुई थी। 4,200 की इन्वेंट्री वो है जो इस साल। ओवरऑल मेरे पास ईयर एंड पे बची हुई इन्वेंट्री कितनी है? हैं? सवाल आप लिखते ही नहीं हो यार। साल भर में इन्वेंट्री कितनी रही? 5,000। उसमें से बची हुई आज कितनी है? 1,000। तो बाकी 4,000 की इन्वेंट्री जमीन खा गई, आसमान खा गया, कहां चली गई? सेल हो गई सर, उसका नाम हो जाएगा COGS। कितने से? 4,000 से मिल गई COGS। यहां से तो क्वेश्चन वही है जो पिछला वाला था, लेकिन मसला है नहीं सर पिछला वाला तो 20%, लेकिन बेटा 20% मार्जिन 25% मार्कअप के बराबर होता है, लिहाजा आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बातों बातों में तुम लोगों को झंझोड़ रहा हूं। अकल कर लो, होश के नाखून लो, आ जाओ, होश में आ जाओ, पढ़ना शुरू कर दो। सेल्स किससे निकल रही है? COGS। COGS कितनी मिली? 4,000। अब कॉन्सेप्ट मार्कअप का है, मार्जिन का है, तो ये 100% के बराबर, और सेल्स वैल्यू 100 प्लस 25 कितना? 125। अब अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट सर वो भी आप ही बना देना सर, क्या है ना? है ना सर? हाँ सर। तो अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस BD 1,000, उसमें ड्यूरिंग द ईयर गुड्स बेचने की वजह से होने वाला इजाफा 5,000, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 5,000 से, क्रॉस रेफरेंस सेल्स क्रेडिट 5,000 से, कस्टमर से पैसा मिलने की वजह से अकाउंट में आने वाली कमी। आवाज नहीं है बेटा, 4500 नहीं चाहिए, एंट्री चाहिए। अकाउंट रिसीवेबल की पेमेंट्स आप अज्यूम करेंगे कैश इन हैंड से, यानी ये आपका कस्टमर आपको क्या, ये नॉर्मल अजम्पशन जब तक के क्वेश्चन कुछ ना बोले, आपका कस्टमर आपको कैश दे रहा है, आप सप्लायर को पेमेंट करेंगे थ्रू बैंक, तो पेमेंट टू सप्लायर नॉर्मली अज्यूम की जाएंगी बैंक से, रिसीट फ्रॉम कस्टमर अज्यूम की जाएंगी कैश से। ये सिंगल एंट्री के पास पेपर का नॉर्म है जो अब तक 2022 तक आए हैं। उनमें आपको वो जो मैंने जो अजम्पशन एक बनाई थी बचपन में, जो रिसीव किया हो रिकॉर्ड किया, इस तरह ये भी वो अजम्पशन है, ठीक है ना? अच्छी तरह बिठाइएगा इसको ज़हन में। हाँ भाई, रिसीट फ्रॉम कस्टमर की एंट्री, कैश आया या गया, तो कैश को क्या करो और अकाउंट रिसीवेबल क्या करो, कितने से?
तो 6,000 के रिसीवेबल में से 4,500 का रिसीवेबल सेटल करने के बाद कितना रिसीवेबल स्टिल अनसेटल्ड है, तो ये हमारा अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस शीट ही बन जाए। यहां तक मैं इसको एंड कर रहा हूं। ग्रुप पर एक पिक्चर सेंड कर रहा हूं, पिक्चर क्या सेंड कर रहा हूं, उसमें है इससे भी थोड़ा सा ऊपर दर्जे का सवाल, दर्जा आहिस्ता आहिस्ता वो अभी आप मुझे करके देंगे, ब्रेक के बाद मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है ना।